energy is dissipated per second, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, यानी इस आई करंट फ्लो कर रहा है, तो मान लो डी क्यू चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर है। तो आप देख रहे हो कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियली फ्लो करता है। इसका मतलब है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आएगा तो ए पर आप देख रहे हो कि इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बी पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है। तो जो एनर्जी का लॉस हो रहा है यहाँ, है ना, वो किस में चला जा रहा है, एक तरह से डिसिपेशन यानी हीट में चला जा रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यानी डी क्यू इंटू वी ए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज डी क्यू माइनस डी क्यू इंटू वी बी, और ये जो लॉस हुआ है इसी को मैं ले रहा हूँ यहाँ डी एच, क्योंकि ये हीट डिसिपेटेड है। यहाँ से मैं डी क्यू को बाहर लेता हूँ, और ये वी ए माइनस वी बी, ये वी ए माइनस वी बी क्या अल्टीमेटली देखा जाए तो वी ए माइनस वी बी क्या है, वी तो है, पोटेंशियल डिफरेंस से तो है, इक्वल टू डी एच। अगर मैं डी टी से डिवाइड करता हूँ तो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू वी, और डी क्यू बाई डी टी क्या है, यहाँ आई तो है, तो ये क्या हमारे पास में यही पावर है, यानी एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड जो है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। और फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू होता आई आर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आई इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया। सर
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में सेल और बैटरी। तो कई सारे सेल से मिलकर बैटरी बनता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही है। तो मान लो जैसे कि कोई कंटेनर है, और इसमें ये सॉल्यूशन है। तो केमिस्ट्री में आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है। खैर मैं उस तरह से जाऊंगा नहीं यहाँ। यहाँ तो फिजिक्स के हिसाब से सोचेंगे हम लोग। यहाँ तो मान लो ये इलेक्ट्रोड है, तो एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। तो यहाँ होता क्या, ऑटोमेटिकली ये इस तरह से मैकेनिज्म बनता है, वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। हम फिजिक्स के हिसाब से सोचते हैं कि एक प्लेट पर आप देखोगे कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रोड प्लस ये जो सॉल्यूशन है, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये कि नेट चार्ज क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, यानी जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ होंगे। ओके, अब यहाँ हुआ क्या कि मान लो इस पर माइनस क्यू चार्ज रह गया और इस पर प्लस क्यू चार्ज रह गया, आ गया मतलब। तो एक तरह से यहाँ से क्यू चार्ज निकल के यहाँ गया। ये क्यू जो चार्ज है यहाँ से जो गया है, यानी अगर मैं कहता हूँ कि ये ए, या इसको लेता हूँ ये ए और ये बी है। मान लो बी इलेक्ट्रोड से ए इलेक्ट्रोड की तरफ प्लस क्यू चार्ज गया, तो ए बी जो इलेक्ट्रोड उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, माइनस क्यू उस पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। तो ये चार्ज गया किसकी वजह से, तो यहाँ वहां तो आप समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो रहा। हम लोग यहाँ समझेंगे कि इस चार्ज को जो लेकर जा रहा है वो चार्ज है बैटरी फोर्स, या नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको कहेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब हम बात करते हैं तो वो स्टेशनरी चार्जेस की वजह से फोर्स आता है, या एक तरह से जो मैं बोल रहा हूँ बैटरी फोर्स, यानी वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी स्टेशनरी चार्जेस की वजह से फोर्स नहीं है। तो बी इलेक्ट्रोड से ए इलेक्ट्रोड की तरफ जो क्यू चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, बैटरी फोर्स की वजह से जा रहा है। मान लेते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, जिसको आप बोलते हो ईएमएफ, ठीक है। तो ये होता है दरअसल वर्क डन बाय बैटरी फोर्स और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन बाय बैटरी फोर्स और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय बैटरी, सॉरी वर्क डन बाय बैटरी नहीं, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स यानी ईएमएफ, इसको हम लोग कैपिटल ए से भी लिखते हैं, स्मॉल ए से भी लिखते हैं। तो वो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू चार्ज। यानी जो बैटरी फोर्स है यहाँ उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, तो वो फोर्स है मान लेते हैं एफ बी इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू। तो इसको हम बोलते हैं ईएमएफ, जहाँ एफ बी क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट मानते हैं। इसका मतलब ईएमएफ भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो ध्यान से कि ये क्यू चार्ज इधर गया। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि जो बैटरी फोर्स से केवल क्यू पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहा है, नेगेटिव चार्ज को भी लेके जाएगा, लेकिन नेगेटिव किधर लेके जाएगा फिर ये एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा, ऐसे समझ सकते हो आप यहाँ, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ए पर पॉजिटिव चार्ज है और बी पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये चार्जेस क्या स्टेशनरी है। अब ये स्टेशनरी तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किधर की तरफ लग रहा होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है इधर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। उसको मैंने मान लिया कि ये ई डैश होगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस डी है, तो आपको भी मालूम है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ, ए डैश इंटू डी लिखोगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारे पास में गिवन है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब होगा क्या, इनिशियली जब हम बात करें तो इनिशियली तो ये जो फोर्स है यहाँ, कौन सा, ये जो फोर्स है बैटरी फोर्स, वो तो कांस्टेंट है, तो इनिशियल में भी था। लेकिन इनिशियली जैसे हमने इलेक्ट्रोड्स को यहाँ रखा तो चार्जेस तो जीरो था, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, लेकिन बैटरी फोर्स तो तब भी था। ओके, तो जैसे जैसे चार्ज बी इलेक्ट्रोड से ए इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, या इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, इस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलेंगे और इस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड बोलते हैं। तो आप यहाँ देखो कि कैथोड से एनोड की तरफ चार्ज गया तो आप धीरे धीरे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो ई डैश भी इंक्रीज करेगा, ई डैश इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, अभी इस जो चार्ज इधर जा रहा था पॉजिटिव चार्ज, उसको बैटरी फोर्स उधर लग रहा था एफ बी, है ना, तो इधर ये क्या करेगा, स्टेडी स्टेट पर इस पर इधर फोर्स लगेगा क्यू ई डैश एट स्टेडी स्टेट। जब बैटरी यूज करने लायक है, जिसको हम कहते हैं कि बैटरी फुली चार्ज है, तब क्या होगा, एफ बी इक्वल टू क्यू ई डैश होगा।
आगे बात समझ में? तो हाँ सर। अगर क्यू ई डैश होगा तो क्यू इंटू ई डैश की वैल्यू यहां से रखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी बाई डी होगा, है ना। और वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या लिखोगे आप इसको, एफ बी इंटू डी बाई क्यू, और ये किसके इक्वल आ गया, ई एम एफ के। लेकिन जब बैटरी फुली चार्ज होगी तब ई एम एफ और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल हो ये जरूरी नहीं होगा। तो ये तो स्टेडी स्टेट पर होंगे जब बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी। स्टेडी स्टेट मतलब बैटरी और सेल इज फुली चार्ज्ड, लिख लो इसको। सर आप वापस समझा सकते हैं क्या, वो क्यों ही कैसे लग रहा है कुछ? यहाँ देखिए, मैं पॉजिटिव चार्ज पर जो बैटरी फोर्स हो तो इधर लग रहा है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। हाँ हाँ। तो ये दोनों स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, लिख लिया। सर एक सेकेंड। हाँ सर। लेकिन जब हम लोग इस बैटरी को यूज करेंगे तब क्या होगा, इधर पॉजिटिव है इधर ही नेगेटिव है। यूज करने का मतलब है कि जब हम लोग हैं इन इलेक्ट्रोड्स को यानी किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ए हायर पोटेंशियल पर है, बी लोअर पोटेंशियल पर है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा। जब करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे तो एक तरह से इसका चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ इस बी प्लेट पर जो चार्ज है वो कम होने लगेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इधर पॉजिटिव चार्ज भी कम होने लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा और इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज भी कम होगा, तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, डी तो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इस केस में डिक्रीज करेगा। ओके, क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा।
तो जब बैटरी से जब हम लोग किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ से कम होगा। क्यों? क्योंकि ईएमएफ किसकी वजह से आ रहा है, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज आ रहा है, जहां बैटरी फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में सर्किट कैसे बनेगा, तो आगे की और बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि करंट जब ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, तो आइंस भी तो मूव करेंगे, तो आइंस मूव करेंगे तो क्या होगा, ये आइंस भी एक जब आइंस इस लिक्विड के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर मूव करेंगे तो वो भी एक रेजिस्टेंस फील करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, दरअसल जो सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं वो एक रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं, अपोजिशन फील कर रहे हैं। तो जो अपोजिशन फील कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका जो सिंबल होगा यहाँ वो इस तरह से होगा, ये ए और ये इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ सीरीज में लगाते हैं और ये पॉइंट बी है और यहाँ ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका जो सिंबल है वो ये है, जिसका ई में बैटरी का ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ये रेजिस्टेंस इसका आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको लोड रेजिस्टेंस भी हम बोलेंगे। और इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ अब क्या करना है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है सर्किट में, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ कि कैसे किसी ब्रांच, अगर कोई ब्रांच आपको दी जाए तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखना है। तो मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, लेकिन करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो क्या करना है, यहाँ वी ए माइनस वी बी को ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो प्लस पहले आ रहा है, माइनस बाद में आ रहा है, तो प्लस ई। और यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि मैं करंट करंट किधर फ्लो कर रहा है, इधर, और उसके अपोजिट जा रहा हूं, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, इसलिए माइनस लूंगा। तो माइनस आई इंटू आर, आई इंटू आर क्यों लिखा, ओम्स लॉ से लिखा मैंने। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है, इसका मतलब है कि जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तब इसका ईएमएफ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा। लेकिन ये कब होगा, जब बैटरी नॉन आइडियल है। तो एक तरह से बैटरी मैंने क्या लिया, बैटरी क्या है यहाँ, इज नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का मतलब ये है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, आर डज नॉट इक्वल टू जीरो। उस केस में बैटरी को नॉन आइडियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आप देखोगे कि एनर्जी का डिसिपेशन होता है। तो कुछ एनर्जी क्या होगी जो बैटरी दे रही है, उसकी कुछ एनर्जी वो बैटरी में खत्म हो जाएगी, यानी कुछ पार्टी अपने को लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन आइडियल बैटरी। और जब भी नॉन आइडियल बैटरी है और जब भी चार्जिंग की बात मतलब जब भी बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एक तरह से डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं यही बताता हूँ। तो बैटरी इज डिस्चार्जिंग। लिख लीजिए। इसमें ए टू बी, क्या क्या मैं समझा ही नहीं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से मिलेगा ना बेटा, तो इसको न्यूट्रल नहीं करेगा क्या? सर वो अगर R इक्वल्स टू जीरो होता, मतलब अगर नॉन आइडियल नहीं होता, तो फिर ये सिनेरियो क्या होता, मतलब तब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। अभी अभी सारे केसेस बता देता हूँ, थोड़ी अभी लिख लो फिर बता।
सर जब हम लोग बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर मतलब वो आपने बोला मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज भी कम हो रहा है ना, मतलब कैथोड एनोड पे चार्ज कम हो रहा है, तो फिर एक स्टेज पे मतलब वो स्टेडी स्टेट नहीं रहेगा ना, मतलब एफवी मतलब उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसकी वजह से जो फोर्स रहेगा वो दोनों इक्वल नहीं रहेंगे ना, नहीं, फिर क्योंकि कम हो अगर जाएगा इक्वल हो ना। गए तो फिर चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा ना। हाँ हाँ, नहीं करेगा। सर हमने स्टार्टिंग में बैटरी को चार्ज किया था ना, जिसकी वजह से ए पे पॉजिटिव चार्ज आया, बी पे नेगेटिव चार्ज आया। फिर मैंने हमने उसका चार्ज, बैटरी को चार्ज नहीं किया एक तरह से। हमने पहले, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, चार्ज थोड़ी करते हैं वहाँ। एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोड रखते हैं, फिर ऑटोमेटिकली एक पे रिडक्शन होता है, एक पे हाँ मतलब ऑक्सीडेशन हाँ वो होता है। पहले हाँ केमिकल है ना? रिएक्शन होता है हाँ। हाँ, केमिकल रिएक्शन से ऐसा होता है, फिर वो बैटरी फुली चार्ज मानते हैं, मतलब बनी हुई मानते हैं। फिर बाद में हम लोग इस करते हैं, जैसे इन्वर्टर घर में होता है ना, तो इन्वर्टर को क्या करते हैं, इस तरह से हाँ मैकेनिज्म बनाते हैं कि वो उसको चार्ज भी करता है। फिर जब लाइट चली जाती है तो फिर वो क्या करता है, वो जो इन्वर्टर में जो बैटरी लगी है वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देती है। हाँ बराबर हाँ। ठीक है। हाँ सर हो गया। ठीक, ये तो डिस्चार्जिंग का केस है, लेकिन अगर इसमें मैं कहूँ कि इफ बैटरी इज आइडियल, then potential difference equal to EMF। आइडियल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का जीरो हो जाना, ये है। ठीक है, लिख लो। हाँ सर। अब इसी में ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें करंट ऐसे जा रहा है ना, तो करंट ऐसे घूम के वापस बैटरी में आ रहा है। तो यहाँ दरअसल E इंटू आई, यानी EMF इंटू इलेक्ट्रिक करंट, EMF इंटू इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड। अच्छा, EMF का जो ऐसा ही यूनिट है, वो वोल्ट ही है, ध्यान रखना है। तो केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड, इस केस में क्या हो जाएगा, E इंटू आई आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बैटरी की एफिशिएंसी की बात कर सकते हैं। तो कैसे, पहले P आउटपुट लिखेंगे, तो P आउटपुट क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। P इनपुट, P इनपुट कितना होगा, P इनपुट होगा दरअसल E इंटू आई। हमारी बात में बाकी तो लॉस में जा रहा है, तो एनर्जी मतलब जिसका कोई यूज नहीं है वो तो आई स्क्वायर आर होगा ना, जिसका कोई यूज नहीं है। लेकिन P इनपुट जो माना जाता है वो E इंटू आई माना जाता है, तो एफिशिएंसी इसकी क्या हो जाएगी, तो वो आ जाती है P आउटपुट बाई P इनपुट इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई स्क्वायर आर
डिवाइडेड बाई E इंटू आई इंटू 100। ठीक। अच्छा एक चीज और है यहाँ देखो, इस पॉइंट पर वापस चलते हैं। ये तो इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ, जैसे ये इक्वेशन मैंने लिखी, ये आगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आएंगे। लेकिन यहाँ देखो इस पॉइंट, किस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो यहाँ भी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे आप, यानी यहाँ वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ भी तो लिखोगे। तो देखा जाए तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या इक्वल है। तो सिंस 1 इक्वल टू क्या है, यहाँ 2 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, E माइनस आई आर इक्वल टू आई आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को यहाँ से, E डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये लिख लो पहले। हाँ सर लिख लिया। तो यहाँ देखो आई से तो आई कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ आर बाई ए, और ये क्या हो जाएगा यहाँ ए डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू 100, यानी 8%। ये एफिशिएंसी है, तो वो आ जाएगा आर बाई आर प्लस आर इंटू 100। इफ आर इक्वल टू 0, अगर आइडियल बैटरी है तो एफिशिएंसी देखो कितनी हो जाएगी, 100%। लिख लिया। हो गया ना। हम्म। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में, ये तो चार्जिंग का केस हो गया इसका, सॉरी डिस्चार्जिंग का केस है। तो बैटरी क्या हो रही है, एक तरह से डिस्चार्ज हो रही है, एफिशिएंसी भी इस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है तो कैसे, ये ए है और ये बी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, इसको चार्ज कर रहे हैं।
तो बैटरी को जब भी चार्ज करने की बात होगी, करंट हमेशा प्लस से माइनस फ्लो कर रहा होगा, यानी इधर से इधर। और बैटरी जब भी डिस्चार्ज होगी वो माइनस से प्लस करंट फ्लो करेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि बैटरी चार्ज होगी डिस्चार्ज हो रही है। तो करंट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और अगर प्लस से माइनस जा रहा है इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। और इसका रेजिस्टेंस आर है इंटरनल, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई। तो यहाँ क्या होगा इस केस में, वी ए माइनस वी बी, तो हम लोग लिखेंगे इसका ईएमएफ ई है तो प्लस ई, क्योंकि मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, प्लस करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो प्लस आई आर। तो इस केस में आप देखोगे वी ए माइनस वी बी जो है वो ईएमएफ से ज्यादा है, होना ही चाहिए, तभी तो बैटरी चार्ज होगी, अदरवाइज होगी नहीं हो। ठीक है, लेकिन अगर बैटरी मान लो, ये तो नॉन आइडियल बैटरी है, इफ बैटरी इज आइडियल, मतलब R इक्वल टू 0, देन वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, E। सर एक डाउट था। पूछो। सर जब हम मतलब डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी बोलते हैं तो उसमें मतलब एक ईएमएफ जो ई है वो गिरना नहीं चाहिए, मतलब कम नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करके वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं। ईएमएफ थोड़ी कम होंगे, क्योंकि बैटरी फोर्स तो कांस्टेंट है ना। अच्छा, बैटरी फोर्स, हाँ वो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फील्ड कम होगा ना। हाँ हाँ। तो इस केस में जो E इंटू आई होगा, दरअसल होगा केमिकल एनर्जी इंक्रीजिंग पर सेकंड। क्लियर? सर ये जो आखिरी इक्वेशन लिखा है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आइडियल बैटरी के लिए, उसका मेरे को मतलब फिजिकल मीनिंग समझ नहीं आ रहा है कि अगर आइडियल फिजिकल मीनिंग ये है बैटरी कि फिजिकल मीनिंग यही कि इस केमिकल के अंदर जो आयंस मूव कर रहे हैं उनको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई मतलब फ्रीली मूव कर रहे हैं वो। सारी बात ऐसे समझो कि जैसे मान लो हमने विस्कोसिटी में पढ़ा है और एक हमने आइडियल फ्लूइड पढ़ा है, तो अगर आइडियल फ्लूइड है तो उस पर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं आता है ना। लेकिन विस्कस अगर मान लो लिक्विड है तो उस पर क्या होता है कि विस्कस फोर्स आता है, बस वैसा ही समझो यार। सर यानी तो जो बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या 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 बैटरी चार्ज हो रहा है? हाँ, बैटरी तो चार्ज हो रहा है ना, क्योंकि बैटरी तो इस तरह से इसकी एनर्जी, केमिकल एनर्जी पर सेकंड जैसे इंक्रीज कर रही है ना। ठीक है, और प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं हम लोग। क्योंकि आप ये देखो, सर जब आप मतलब मोबाइल चार्ज करते हो या मोबाइल जब डिस्चार्ज भी होता है तो हीटअप होता है, तो हीटअप हुआ कहाँ से, इसका मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट हो रही है।
हाँ है कि नहीं? तो आपने कभी देखा है कि कोई भी मोबाइल हो या टीवी हो या कोई भी ट्यूबलाइट हो या कोई भी चीज हो, चलो हाँ चलो आप तो मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल की या कोई भी सेल जो होते हैं उनको देखो हीटअप हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? भाई हीटअप तो नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब है कि वो इंटरनली भी एनर्जी डिसिपेट हो रही है वहां, तभी तो हीटअप हो जा रहे हैं वो सेल्स। और जो सेल होंगे या जो बैटरी होगी या जो मोबाइल हमारा जो हीटअप हो जाता है उसका भी ये रीजन है, और क्या? इसका मतलब वहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो प्रैक्टिकली तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होता। ये तो एक आइडियल केस है, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। सर, अगर क्वेश्चन ने ऐसा पूछा कि टू चार्ज एन आइडियल बैटरी इज एक्सटर्नल वर्क डन जीरो, तो मतलब हम लोग वर्क कर रहे हैं कि नहीं उसको चार्ज करने के लिए? कर रहे हैं ना, ये पर सेकंड इतना वर्क कर तो रहे हैं आप। बट मतलब जो हमने लिखा है उसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस दे ही नहीं रहे हैं। हाँ तो नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, तो उसके इक्वल करके तो उसको एक तरह से चार्ज तो कर ही रहे हैं ना आप। भाई इतनी पर सेकंड, क्योंकि करंट तो फ्लो कर ही रहा है, तो इतनी एनर्जी, केमिकल एनर्जी पर सेकंड तो इंक्रीज कर ही रही है उसकी। हाँ बस एक ही ईएमएफ की इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है आपने, ये मतलब हुआ। हाँ ठीक है सर। सर कुछ पूछना था। पूछो। सर वो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो मतलब कभी कभी ना कभी तो मतलब वो आयन मतलब जो चार्ज है वो फ्लो करना रुक नहीं जाएगा ना? तो बेटा आपने कभी मोबाइल को डिस्चार्ज हो तो देखा ही नहीं, क्या क्वेश्चन कर रहे हो आप मेरे से? भाई बैटरी जब डिस्चार्ज जाएगी तो फोन आपका डेड नहीं हो जाता है? हाँ सर होता है। अरे क्या क्वेश्चन है भाई, मोबाइल यूज नहीं करते हो अभी, क्या कर रहे हो आप? कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो आप? बोलिए। हाँ सर समझा। नहीं नहीं, अभी कौन सा मोबाइल, कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं आप? लैपटॉप। लैपटॉप तो डिस्चार्ज में था आपका लैपटॉप? होता है सर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास। हाँ बोलिए। क्या 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 क्या? हाँ मतलब एनर्जी का लॉस होता है उसके अक्रॉस, और क्या? ठीक है। तो नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मान लो ये कोई लोड रेजिस्टेंस है लेकिन वेरिएबल है, और एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कांस्टेंट है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मैंने यहाँ कांस्टेंट माना हुआ है। ठीक है। तो हमें ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर फाइंड करना है कि इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर कब होगी, ठीक है, और कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो मान लो किसी इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं कि इसका रेजिस्टेंस आ रही है और उस समय इसमें करंट मान लो आई फ्लो कर रहा है, तो अब हम लोग देख ही चुके हैं कि आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ, ई बाई आर प्लस आर मिलेगा अपने को, है ना? तो इसके अक्रॉस पावर क्या होगी? तो इलेक्ट्रिकल पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आर, जो कि वेरिएबल है, कितनी हो जाएगी? आई स्क्वायर आर इक्वल टू पी। तो ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। लेकिन हमें मालूम है कि कैपिटल आर जो है ये वेरिएबल है,
हम लोग क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dp बाई डी आर इक्वल टू ई स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा भाई, ये r प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस r2 r प्लस आर डिवाइडेड बाई r प्लस r2 पावर 4। और मैक्सिमम की बात करेंगे तो इसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं, लिख लो पहले। डिफरेंशिएशन आपको आता ही है। लिख लिया, उसको सॉल्व करिए, आप देखोगे कि r इक्वल टू स्मॉल r आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोड रेजिस्टेंस है, अगर उसकी वैल्यू बैटरी के इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसके इक्वल हो जाता है, तो जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देयरफॉर मैक्सिमम पावर across load resistance तो आ जाएगा P max इक्वल टू क्या था भाई, E बाई 2R होल स्क्वायर इंटू आर, यानी E स्क्वायर बाई 4 इंटू आर, ये पावर मैक्सिमम होगी। यानी अगर हम ग्राफ प्लॉट करें यहाँ P और कैपिटल R के बीच में, तो आप देखोगे कि ऐसा कर्व अपने को मिलेगा, और जैसे ही कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होगा, अपने को पावर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। लिख लिया सर। लिख लिया ना सबने। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होगी। क्या होगी थ्योरम, कि जो लोड रेजिस्टेंस हम लोग अप्लाई करेंगे और वो वेरिएबल है, उसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर कब होगी, जब उसकी वैल्यू बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से बात
समझ में आ गई हो गई। हाँ सर। चलिए पहले यार आपको ये दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, find free electrons per unit volume in a metallic wire of density। ये मान लो कोई मेटालिक वायर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और इसकी लेंथ मैंने एल मान लिया, और इसकी डेंसिटी अपने को दिया 10⁴ kg पर मीटर क्यूब। एटॉमिक मास नंबर भी दिया हुआ है 100 है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम दिया है 1 है। तो पहले ऐसा करते हैं, इसका मास निकालते हैं। इसका मास क्या होगा, मान लो कैपिटल एम इसका मास है, क्या हो जाएगा A इंटू एल वॉल्यूम इंटू डी, और जिसका बना हुआ है उसके मॉलिक्यूलर वेट से इसको डिवाइड कर दो, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अगर नंबर ऑफ मोल्स को मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए। और अगर मैं N को एल से मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो Na इंटू डी बाई एम नॉट आ गया। और Na की वैल्यू आपको मालूम है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू डी 10⁴, और ये 100 इंटू 10⁻³ ये आंसर है आपके पास। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। इसको मान लेते हैं कि ये एन डैश है ना, एन डैश इक्वल टू आ गया है 6.023 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ही आ गया। आगे बात समझ में चलोगे ऐसे? हाँ सर। हाँ सर। उसी तरह से अब इसमें क्या है, जैसे कि एक बात इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 की मैं बात करूं तो ये लिख लो पहले। लिख लिया? हाँ सर। अब होता क्या है एक्चुअली, जैसे मान लो हमने ये कोई मेटालिक वायर लिया, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडमली ऐसे 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 मूव कर रहे हैं। तो दरअसल ये जो रेंडमली मूव कर रहे हैं, ये जिस स्पीड से मूव करते हैं, तो एट रूम टेम्परेचर at room temperature generally स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होती है 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड है इलेक्ट्रॉन की।
ये किसकी वजह से आया? दरअसल ये आया है 3/2 kT थर्मल एनर्जी की वजह से, और इसको हम लोग हाफ mv² लेते हैं। तो जब आप जाओगे तो रूम टेम्परेचर पर ये वैल्यू लगभग इसके इस ऑर्डर में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और जैसे हम लोग इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी अल्टीमेटली तो उधर की तरफ होगी, तो नॉर्मली वो भी देखा गया कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो 1 mm/सेकंड होती है, ठीक है। क्या होती है? 1 mm/सेकंड होती है, यानी 10⁻³ मीटर/सेकंड। ये तभी होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये तो रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव कर ही रहे हैं। एक तरह से ऑन एवरेज स्पीड हर इलेक्ट्रॉन की कितनी मान के चल रहे हैं हम लोग? 10⁻6 मीटर/सेकंड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट टोटल डिस्टेंस traveled by an electron in the time interval in which its displacement is 1 meter along the wire। तो मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो ये लेंथ कह रहा है कि ये 1 मीटर है, तो ड्रिफ्ट स्पीड से जा रहा है, यानी VD इंटू T इक्वल टू L। तो टाइम मिल जाएगा अपने को, तो कितना आ गया? 1/10⁻³ यानी आप देख रहे हो कि इतना सेकंड, 10⁻³ सेकंड में ये इस एंड से 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना टाइम लगेगा इसको। लेकिन रैंडमली तो ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना चलेगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना चला? तो टोटल जो डिस्टेंस चलेगा तो वो चलेगा दरअसल 10⁻³ है ना। एक मिनट, सॉरी 10⁻6 इंटू, मैं क्या कर रहा हूँ, 10⁻6 इंटू ये, क्योंकि स्पीड तो ये है ना इसकी, तो 10⁻, ये तो टाइम हो गया, इंटू 10⁻6। तो आप देखो कितना आ रहा है? 10⁻6 किलोमीटर, यानी कितना चल रहा है? सोचो 1 मीटर चलने में कितना चल रहा है वो, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 लाख किलोमीटर। ये इसका आंसर है, ये लिख लो। सर ये दोनों वैल्यूज याद करनी है? हाँ याद रहे तो बढ़िया, मेंस के लिए ये अगर पूछेंगे तो, एडवांस में तो नहीं पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो मेंस वाले तो वो समझते हैं ना कि बच्चों को सब आता है, वो तो हमें मालूम है ना कितना आता है। एक्सरसाइज So next page. हाँ, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 का
drift velocity of electrons in a conducting wire is of the order of 1 mm per second. ठीक है. Yet the bulb glows very quickly after the switch is put on because the random speed of electrons is very high, of the order of 10 to power 6 meter per second. The electrons transfer their energy very quickly through collisions. Electric field is set up in the wire very quickly, producing a current through each cross section almost instantaneously. तो हमें यह मालूम है कि अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, वो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां सेटअप है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दो तो इलेक्ट्रॉन तो पहले भी 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर ही रहा था. ऐसा तो है नहीं कि अभी करने लगा बाद में. इसका मतलब मेन क्या है इसका आंसर? सी. हाँ, ठीक है ना. लिख लिया? हाँ. नेक्स्ट है किरचॉफ लॉज. तो पहला है किरचॉफ करंट लॉ. ACL, इसी को हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं और इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये लॉ क्या कहता है? मान लो ये पॉइंट हमने लिया, इधर से भी मान लो करंट आया, इधर से भी करंट आया, इधर से भी करंट आया, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, इधर I3 आया. तो जंक्शन पॉइंट पर टोटल करंट क्या हो जाएगा? 0. क्यों हो जाएगा? ये लॉ कहता है कि ये चार्ज किसी भी जंक्शन पॉइंट पर एक्यूमुलेट नहीं होगा, यानी जितना आ रहा उतना जाना चाहिए. मतलब ये हुआ कि I1 इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने I1 की डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है. माइनस यहाँ ये इंडिकेट करेगा. तो लिखवाने की जरूरत है नहीं. वैसे तो इसका स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं हम लोग कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ all charges or all currents meeting at a point is 0. ठीक है, क्या करोगे लिखकर? ये समझ में आ गया होगा, लिख लो इसको.
हो गया सर। दूसरा है केवीएल लॉ, मतलब केवीएल किरचॉफ सेकंड जो रूल है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल उसको बोलते हैं केवीएल, या लूप रूल भी इसको बोलते हैं, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। इसी को हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ये लॉ क्या कहता है, द algebraic sum of potential drop, algebraic sum of potential drop at the electrical elements along the closed loop is zero, is zero। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ एलिमेंट्स क्या क्या है, बैटरी भी एक एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टर भी होता है, ये सब है। लेकिन अभी कैपेसिटर की तो बात करना ही नहीं, तो बैटरी और रेजिस्टेंस देखेंगे। तो मान लो इस तरह से सर्किट दिया है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, ये R1 मान लेते हैं, ये R2, ये R3, ये E1 मान लेता हूँ, ये E2 EMF है इस बैटरी का, ये R4, R5, ये E3 मान लेते हैं, ये R6 है। यहाँ से मानते हैं हम लोग, चलो अगर ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, ये H और ये I, ठीक है, ये लिख लो पहले। लिख लिया सर एक मिनट।
हाँ सर। लिख लिया ना? हाँ सर। हाँ अब यहाँ क्या है कि ये पूरा एक ही सर्किट है, क्लोज सर्किट है। अभी आगे और भी केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 3 बैटरी लगी हुई है। अब आप कहेंगे सर हर बैटरी क्या अलग अलग करंट दे रही है? देखो, दे रही होगी, नहीं मालूम। क्या करना है, एक बैटरी चूज करना है, मान लो वही आई करंट दे रही है, और उसी करंट को फ्लो करा के वापस बैटरी में लाना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक तो कंजर्व रहना चाहिए और टोटल एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए, है ना? ये लॉ ऐसा कहता है। तो यहाँ से क्या होगा कि मान लो मैंने E1 को चूज किया कि बैटरी करंट दे रही है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है माइनस से प्लस, यानी ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है मान लो। और E2 और E3 दोनों क्या हो रही है मान लो, चार्ज हो रही है। ठीक है, तो वो नहीं दो, वो अपने आप एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या करूंगा मैं यहाँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से करंट जा रहा है, तो आई करंट सब में फ्लो करता हुआ जा रहा है ये। तो पूरा एक लूप ये बनेगा हमारे पास में। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सबका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सबका सम, पोटेंशियल ड्रॉप का जितना भी सम है वो सब मिला के काम जीरो होना चाहिए। मतलब जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है सबका सम जीरो होना चाहिए। मैं लिखूंगा बी ए माइनस बी बी प्लस बी बी माइनस बी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी ई प्लस वी ई माइनस वी एफ प्लस वी एफ माइनस वी जी प्लस वी जी माइनस वी एच प्लस वी एच माइनस वी आई प्लस वी आई माइनस वी ए। इनका सम सबका मिला के जीरो आ रहा है। ठीक है, तो जीरो इक्वल टू जीरो मिल गया अपने। तो वी ए माइनस बी बी को क्या लिखोगे आप? करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो आप, यहाँ ए और बी के अक्रॉस R2 है, तो आप लिखोगे IR2। ये वी ए माइनस बी बी प्लस वी बी माइनस बी सी IR3 प्लस बी सी माइनस बी डी, प्लस से माइनस जा रहे हो तो प्लस E2, बी डी माइनस बी ई प्लस IR4 प्लस वी ए माइनस वी एफ प्लस IR5 प्लस वी एफ माइनस वी जी प्लस E3 प्लस वी जी माइनस वी एच IR6 प्लस वी एच माइनस वी आई, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस E1 प्लस आई वी आई माइनस वी ए IR1। और इस सबका सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो लिखो
गया सर। ठीक है, तो आज इतना है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और पहले मैं एक्सरसाइज 1 डिस्कस करूंगा इसका, ग्रेविटेशन का। ठीक है, चलिए फिर।